पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा पहला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम के बारे में। तीन तरह के सिस्टम हैं, जो तुम्हारा हो गया, एक तुम्हारा था ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा था क्लोज सिस्टम जिसमें कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है बट मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और एक तुम्हारा था आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने स्टेट फंक्शन के रूप में देखा था, एक डिफाइन किया था इंथैल्पी चेंज, एक हमने स्टेट फंक्शन जो कि इंटरनल एनर्जी हमने डिफाइन किया था, एक स्टेट फंक्शन जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि किसी सिस्टम के स्टेट को बताता है। और उसी पर आधारित हम लोगों ने एक डिफाइन किया था इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग यू भी कहते हैं या चेंज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जहाँ तक वैल्यू है तो क्यू हो गया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू हो गया तुम्हारा कितना हीट तुमने दिया, कितना तुमने हीट सप्लाई किया, दैट इज क्यू। अगर इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और W इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम विच इज टेकन टू बी पॉजिटिव ऑन द सिस्टम। जो कि पिछले लेक्चर में इसमें दिखाएंगे, ये भी पॉजिटिव लिया जाता है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसमें जैसे क्या तुमको हमने कहा था इंटरनल एनर्जी इफ चेंज इन वॉल्यूम, और W बराबर W इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग देख लेते हैं, इंटीग्रेशन वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, डब्ल्यू आर इंटीग्रेशन PdV। ये तुम्हारा वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस है इसलिए निगेटिव साइन होता है। और इसमें जाहिर है कि डिफरेंट हम लोग प्रोसेस के लिए भी कहे थे, इफ the volume of system is constant, dV equals to 0, तो W equals to क्या हो गया 0। If the volume change, if the expansion is carried out against vacuum, P equals to 0, तो इसमें भी वर्क डन क्या होगा 0, P if the process is carried out at constant external pressure, तो W इक्वल टू क्या जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI। ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया माइनस P एक्सटर्नल जो होगा ये तुम्हारा हो गया। तो अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो ये तुम्हारा पिछला क्लास का रिमाइंड हो गया कि ये सब तुमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसको फिर से रिमाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट था डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल इज इक्वल टू, और ये जो स्टेट फंक्शन है चेंज क्यू प्लस डब्ल्यू,
और W अलग अलग केस में तुमने ये पढ़ा था। और एक था कि तुम्हारा इफ द चेंज इज, इफ द चेंज, इफ द वॉल्यूम चेंज इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, W इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा -2.303 nRT log 10 बेस पर V फाइनल बाय V इनिशियल। तो ये भी फॉर्मूला था। तो ये यहाँ तक का अभी तक जितना पढ़ाई हमने पिछले लेक्चर में किया था उसको हमने एक रिमाइंड कर दिया। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंथैल्पी, एक नया हम लोग स्टेट फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसी के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा पिछला लेक्चर का तुम्हारा जो था ये तुम्हारा फिर से मैंने रिमाइंड करा दिया। और जाहिर है कि अगर तुम्हारा वॉल्यूम चेंज अगर तुम्हारा जीरो होता है, इफ डेल्टा भी, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है। वॉल्यूम चेंज जीरो है तो वॉल्यूम जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा डब्ल्यू हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो गया डब्ल्यू जीरो होने के बाद। तो ये स्पेशल केसेस ये सब हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि आज के केस में हम लोग आज एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका नाम हो गया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे। एंथैल्पी जो तुम्हारा होता है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है हीट कंटेंट, इंथैल्पियन, जिससे ये सब टर्म आया है जिसका नाम है हीट कंटेंट। इंथैल्पी H इज स्टेट फंक्शन और H इक्वल्स टू डिफाइन हम लोग कर रहे हैं U प्लस पी भी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक स्टेट फंक्शन लोग इंटरनल एनर्जी डिफाइन किए थे और उसके आधार पर हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा था और इन सब बातों को हमने पढ़ा था, वर्क डन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं पहले एक इंथैल्पी, एक नया स्टेट फंक्शन। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, तो ये हो गया इंथैल्पी। तो ये U भी ये U P भी ये सब क्या तुम्हें स्टेट फंक्शन है, हेंस H इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। U P भी ये सब स्टेट फंक्शन है तो H भी जो इसे डिफाइन हुआ दैट इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। तो इसका अब हम लोग कहते हैं इसका यूज क्या होता है, इसका क्यों हम लोगों ने डिफाइन किया, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा P भी, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम at constant pressure, delta H is equal to delta U plus P, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो P इंटू डेल V, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा इज चेंज इन इंथैल्पी जो हो गया तुम्हारा, ये तुमको एक स्टेटमेंट आ गया एट कांस्टेंट चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V। ये जो तुम्हारा हो गया तो जाहिर है कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो तुम्हारा हम लोगों ने जो पढ़ा था वर्क डन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P भी कर सकते हैं W। तो ये चीज़ कुछ नहीं है, इंथैल्पी चेंज जो है तुमको इंथैल्पी चेंज, हेंस इंथैल्पी चेंज is equal to heat supplied, heat energy given to the system, at constant pressure, या दूसरे शब्द में कहते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी, आप प्रेशर कहिए। तो डेल्टा H यही है तुमको कांस्टेंट प्रेशर। अक्सर हम लोग इसको इसलिए डिफाइन किए हैं इस क्वांटिटी को कि हम लोग जो सामान्यतः वर्क जो करते हैं हम लोग
एक क्वांटिटी जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं, कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या रहता है कि वो एक खुला हुआ रहता है एटमॉस्फेयर में, और उस कंडीशन में कांस्टेंट हमारा प्रेशर रहता है, जो एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर पे, उसी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, या किसी को टेस्ट ट्यूब में ले लिए, तो अक्सर हम लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कराते हैं। तो हम लोगों का जो डेल्टा एच है तुमको ये हीट की एनर्जी को ही बताएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर को बताता है। और ये स्टेट फंक्शन स्टेट पर डिफाइन करेगा। हीट जहां तक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज आल्सो स्टेट फंक्शन तब हो जाएगा। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डिफाइन हो गया, ये क्या होता है, ये जैसे तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, ये तुम्हारा था डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे Q प्लस W एट कांस्टेंट वॉल्यूम, W इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू भी। तो ये तुमको, ये तुम्हारा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये तुम्हारा अगर डेल्टा यू को बताता है, कांस्टेंट वॉल्यूम को, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर पे ये किसको बताता है, ये इंथैल्पी चेंज को बताता है। तो ये दो स्टेट फंक्शन में डिफाइन किया, एक स्टेट फंक्शन जो पहले डिफाइन किए थे और एक अभी डिफाइन किए, डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर को डिपेंड करता है। इंथैल्पी चेंज जो होगा तुम्हारा वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट जो सप्लाई करेंगे तो वो इंथैल्पी चेंज कराएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कहते हैं तो वो स्टेट फंक्शन किससे डिफाइन होता है, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हीट अगर सप्लाई करते हैं तो वो W पर डिपेंड करता है, जो W अगर इन जनरल कहें तो डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W है, तो W पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं होता है W, इसलिए डेल्टा जो हीट सप्लाई है ये U जो तुम्हारा है वो स्टेट फंक्शन है। Q स्टेट फंक्शन तभी हो सकता है जब W पाथ से पर डिपेंड करता है, तो वो अलग अलग पाथ के लिए Q का वैल्यू अलग अलग हो जाए, तो वो स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करें तो इंथैल्पी कहलाएगा, दैट इज स्टेट फंक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम कहें तो इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं हीट को, दैट इज ए स्टेट फंक्शन। तो ये तुमको तीन केस, इसलिए हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए पिछला बार डिफाइन किया, अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने डिफाइन किया, और अक्सर दोनों की अपनी अपनी जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी रिएक्शन जैसे हम लोग कराते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो इसको नोट कर लिया होगा। तो इसको जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कराते हैं, तो हम लोग जैसे कि इंथैल्पी चेंज, कोई रिएक्शन कैरीड आउट कराएं, अगर उसमें अगर तुमको हीट इवॉल्व्ड हो रहा है, जो कि हम लोग जब इंथैल्पी चेंज जब हम लोग कराएंगे रिएक्शन में, तो हीट इवॉल्व्ड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जब इंथैल्पी चेंज तुम्हारा होगा तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक जो एग्जांपल है तुम्हारा 6.5, एग्जाम्पल NCERT 6.5, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें है, तुमको क्वेश्चन उसमें देख सकते हो, वाटर है, वाटर को तुमको क्या किया गया, वाटर को इवेपोरेट किया गया, तो तुमको वाटर को तुमको एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को जब हम लोग इवेपोरेट करते हैं उसको, तो उसमें जो है इस प्रोसेस में जो हीट देना पड़ता है दैट इज 41 किलो जूल पर मोल। तो 18 ग्राम वाटर को जब हम लोग इवेपोरेट करते हैं तो इस प्रोसेस में एट 100 डिग्री सेल्सियस तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। 1 मोल वाटर at 100 degrees Celsius evaporated to water vapor at 1 atmospheric pressure।
एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर। इफ द, जो हीट तुमने दिया होगा दैट इज इंथैल्पी चेंज देते हैं। इफ द हीट रिक्वायर्ड इज 41 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। तो देखो H2O तुमको था यहाँ पर लिक्विड से बन गया H2O गैस, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये 1, तो जाहिर है कि ये इंथैल्पी चेंज कहलाएगा। ये जो तुम्हारे हीट जो दिया होगा ये इसके इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो हम लोग जो कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो डेल्टा U इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है Q प्लस W। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको हम इंथैल्पी चेंज भी कर सकते हैं। और इसको एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा U इक्वल्स टू, एट कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल टू क्या हो सकता है तुमको, QP इज इक्वल टू डेल्टा H भी कर सकते हैं, इसको डेल्टा H भी कर सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस P डेल भी कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H, और ये हो जाएगा तुम्हें वर्क डन हो गया, P डेल भी वर्क डन तुमको हो जाएगा माइनस P डेल भी, माइनस वर्क डन बाय द गैस होता है निगेटिव, इसीलिए वर्क डन बाय द गैस जो तुम्हारा होगा वो निगेटिव हो जाएगा, माइनस P डेल भी। तो डेल्टा U, डेल्टा H का वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो डेल्टा H, तो अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं फ्रॉम आइडियल गैस, इस गैस को आइडियल गैस माना जाए पूरा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा Ng मतलब गैस का मोल है इंटू R2। चूंकि सॉलिड वगैरह या लिक्विड का वॉल्यूम क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल, उसके मोल को रख सकते हैं। तो P डेल्टा V बराबर गैस के लिए बात हो रहा है, तो डेल्टा मोल में चेंज इंटू RT। तो इसका मतलब हो गया तुम्हें, आई कैन राइट द फॉर्मूला, डेल्टा U हमें कैलकुलेट करना है, जिसको डेल्टा H माइनस डेल्टा Ng RT। अब हम लोग के पास सारा डाटा शायद है, तो ये तुम्हारा दिया हुआ 41 किलोजूल पर मोल, एक मोल के लिए, और n का मान तो हो गया तुमको 1 मोल। यहाँ पर जहाँ तक है जो चेंज हुआ इस रिएक्शन में H2O लिक्विड, तो इसका तो वॉल्यूम 0 माना जाएगा लिक्विड का, और गैस हो गया तो 1 मोल का चेंज हो गया। तो माइनस क्या होगा तुमको, 1 गुना R का वैल्यू 8.3 इंटू इसको जो कि 273 प्लस 100, इतना जूल हो गया, बाय 1000 कर देते हैं इसको, बाय 1000, तो ये किलो जूल हो गया, किलो जूल पर मोल, ये भी हो गया यूनिट, तो किलो जूल पर मोल। तो 41 माइनस दिस 1 हो गया तुम्हें, तो 37.9 के आसपास आ जाएगा ये, तो 37.9 किलो जूल पर मोल ये तुम्हारा करीब करीब आंसर आ जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया। देखो यहाँ पर क्या किए, इसको देखें, जैसे फार्मूला क्या हुआ तुम्हारा, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमने लिखा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और तुमको इसको जो है Q को हम लोग इंथैल्पी चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, तुमको जो एटमॉस्फेयर में H2O, जो तुमको कोई आदमी स्नान करके आया, उसके शरीर पर तुमको 18 ग्राम वाटर है, तो वो जो इवेपोरेट कर रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा है, तो वो तुम्हारा जो भी होगा ये कांस्टेंट प्रेशर पर जब होगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करेगा, तो उसको टेम्परेचर क्या कर दिया गया है, 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल कर दिया गया, तो 373 जो भी तुम्हारा है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आ जाएगा, तो ये तुम्हारा निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया तुम्हारा। अब है
डेल्टा यू निकल गया तुम्हारा, ये डेल्टा यू का वैल्यू निकल गया इंटरनल एनर्जी चेंज इस प्रोसेस में। तो इंथैल्पी चेंज हम लोगों ने एक प्रोसेस डिफाइन किया। तो इंथैल्पी चेंज क्या है कि स्टेट फंक्शन है। ये एग्जांपल 6.5 खत्म हो गया तुम्हारा। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं एक जो प्रॉपर्टी है हमारा, उसको हम लोग दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि उसके क्वांटिटी, उसके साइज, इन सबों पर डिपेंड करता है। कुछ प्रॉपर्टी उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी की क्या चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, उसके मास या साइज, वॉल्यूम जिसको कह सकते हैं, इन सब पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो प्रॉपर्टी को दो टाइप में बांट सकते हैं हम लोग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी extensive property। The property of system which depends upon quantity and size of system is called extensive property, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मास है तो जितना अमाउंट लीजिएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मास होगा तुम्हारा जो अमाउंट पर, इसी अमाउंट को यही बताता ही है, क्वांटिटी को। वॉल्यूम तुम्हें साइज को बताता है, कितना साइज लीजिएगा। तो ये तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। जैसे तुमको एक हम लोग डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ये तुम्हारा, इसके बाद तुमको जैसे हीट कैपेसिटी हो गया, ये तुम्हारा ETC कह सकते हैं। ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये सब मास, वॉल्यूम, ये सब पर डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी, ETC। ये तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब जैसे कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी लिखते हैं, इंटेंसिव, फिर दोनों को एक साथ हम लोग डिफाइन कर लेंगे, देखते हैं कौन सा कौन होगा, समझ भी लेंगे इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which does not depend upon mass of system, doesn't depend upon quantity or size of system is called intensive प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे तुमको है मतलब मास और वॉल्यूम, जैसे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो डिवाइड करेंगे। जैसे देखो ये तुमको टेम्परेचर, जैसे इसको समझते हैं पहले क्या क्या होगा। जैसे कि देखो इसमें तुमको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये तुमको साइज सिस्टम है, अगर इसका कुछ प्रेशर होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा, इसमें कुछ मास होगा, इसमें कुछ मोल ऑफ गैस होगा, ये सब क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं। इसकी कुछ हो गए वैल्यू सब चीज़ के। अब इस सिस्टम को किसी ने दो पार्ट में बांट दिया, इसको ऐसे दो इक्वल पार्ट में। तो इसमें जो जो क्वांटिटी की इसके बाद बदल जाएगा, तो वो जो इसका मतलब वो साइज पे डिपेंड करता है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, एक्सटेंसिव में जाएगा। जो डिपेंड नहीं करेगा वो एक्सटेंसिव होगा। तो अब इस बात से ही तुम समझ जा सकते हो कि कौन कौन होगा। इतना बड़ा अमाउंट में, इतना बड़ा इस सिस्टम में क्या दिया हुआ है, सब तुम्हारा इसका एक कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, मास है, मोल है, टेम्परेचर है, ये सब डिफाइन हो गया। अब हम लोग इसमें जब हाफ कर दिए तो कौन कौन डिवाइड हो गया। देखो जैसे तुम्हारा मास तो हाफ हो गया होगा, मास हाफ हो गया तो ये एक्सटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव में देखो कौन कौन आता है। अब मास तुमको आधा हो गया होगा तो इस पर निर्भर किया। वॉल्यूम जो है इधर आधा में हाफ हो गया तो ये भी एक्सटेंसिव में चला गया।
मोल, जाहिर है कि इधर कम मोल आ गया होगा तो वो भी एक्सटेंसिव में गया। ये तुमको जहाँ तक है ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब इंटेंसिव में आते हैं। जैसे देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, प्रेशर तुमको क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप आधा कीजिए, ये अमाउंट इतना उसी ढंग से बदला तो प्रेशर वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, डेंसिटी भी वही रहेगा। तो ये सब क्या होगा, तुम्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आया। तो इसी एग्जाम्पल से ही तुमको समझ में आ रहा होगा। एक तुमको कौन कौन हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, और तुमको कह सकते हो डेंसिटी, जो कि मास व वॉल्यूम होता है, मास, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि मास हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझोगे। हीट कैपेसिटी, ETC, ये सब क्या नहीं होगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है। और एक और नोट कर सकते हो, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, the ratio of two extensive property is an intensive property, is an intensive property। इसका जो है तुमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे कि मास और वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, जो डिपेंड करेगा वो किस क्या होगा। और एक में अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे डेंसिटी इजकल टू मास और वॉल्यूम, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी को बांट दिया, ये तुम्हारा था। उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको अलग से पढ़ते हैं। इसको समझाने मैंने अभी कहा था कि तुम थोड़ी देर में समझाते हैं। ये तुमको इस फिगर समझ में आ गया होगा, इसके आधार पर कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। किसी को भी बांट के देख लो, उससे पता चल जाएगा कौन प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव और कौन प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल एनर्जी भी तुमको क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी होगा, यू कैन थिंक अबाउट इट। इंटरनल एनर्जी जो होगा तुमको किस पे डिपेंड करेगा, अगर पूरा गैस है तो उसका इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगा। तो ये साइज पर निर्भर करती है किस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो ये तुमको जाएगा, ये तुमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में है या एक्सटेंसिव। तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये मैटर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब कि वो किस में जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जाएगा। इंटरनल एनर्जी भी इसमें लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, या तुमको इंथैल्पी, इंथैल्पी, ETC, ये सब तुमको साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये भी तुम्हारा कैसा प्रॉपर्टी होगा, एक्सटेंसिव होगा। और जो नहीं डिपेंड करता है साइज पर, वो इंटेंसिव होता है। आई होप कि ये तुमको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और जिसमें कि वैसे तुमको साइज आधा करके उसके आधार पर तुम सोचने की समझ सकते हो कि किस प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जो मास अमाउंट पे डिपेंड करेगा वह एक्सटेंसिव, जो डिपेंड नहीं करेगा वो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब है तुमको हीट कैपेसिटी, जो कि हम लोग हीट जो देते हैं किसी सब्सटेंस को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वह उसका क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वह उसके सब्सटेंस के अमाउंट और उसके नेचर, इन सब पर डिपेंड करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, the amount of heat given to a system is directly proportional to change in टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये इसके चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q जो तुम्हारा हो गया, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, C डेल्टा T, C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम।
ये हीट कैपेसिटी कहलाएगा C। इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जूल पर केल्विन टेम्परेचर। और जाहिर का चेंज है तो जूल पर डिग्री सेल्सियस भी आप कर सकते हैं। तो पर डिग्री सेल्सियस का चेंज या केल्विन का चेंज सेम होता है। जैसे कि आप 200 अगर 1 डिग्री से कोई जैसे टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस से 2 हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज डेल्टा टी कितना हुआ 1 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस। या इसी को कोई केल्विन में कहेगा तो 274 एक 270 केल्विन टू 275 केल्विन, तो इसमें भी डेल्टा टी कितना हो गया तुम्हारा, जाहिर है कि 1 केल्विन हो गया तुम्हारा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों को या तो 273 चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन इक्वल होता है। तो ये तुम्हारा हो गया सी डेल्टा टी। तो डिग्री सेल्सियस में भी रहे 25 डिग्री से 27 डिग्री हो गए 3 डिग्री सेल्सियस, या वो केल्विन में भी आप सेम हो जाएगा वो, क्योंकि 273 में ऐड करेंगे उसमें ऐड करेंगे बात इक्वल होगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो केल्विन में रहता है उसको डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन बदलने लगते हैं, तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अब है इसी में दो तरह का हीट कैपेसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये जाहिर क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मैटर पर डिपेंड करेगा। अगर मैटर वैसी सब्सटेंस का कॉपर का जैसे है 5 ग्राम है कॉपर, तो उसका हीट कैपेसिटी अलग होगा, और 10 ग्राम 10 ग्राम कॉपर हो जाएगा तो उसका हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। ये उसके सिर्फ अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, और इसलिए ये तुमको चेंज हो जाएगा। ये मैटर के साथ साथ जैसे कॉपर ही 5 ग्राम है और आपका आयरन 5 ग्राम हो तो भी हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा दोनों का। एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे बल्कि सिर्फ उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड करे, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसमें अमाउंट जो है तुम्हारा 1 kg सब्सटेंस में फिक्स कर देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा यूनिट में रखने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ heat required to change the temperature of 1 kg of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called specific heat capacity of the substance जैसे कि ये कॉपर है, कॉपर का हीट कैपेसिटी अलग होगा, वाटर का हीट कैपेसिटी अपना होगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो जैसे 5 ग्राम वाटर है रहेगा 10 ग्राम वो सेम रहेगा। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो तुम्हारा अगर इसको हम लोग जनरली फिजिक्स में S से डिनोट करते हैं, तो S इज इक्वल टू हो गया Q बाय M डेल्टा टी, मास पर भी डिपेंड करेगा। Q बाय M डेल्टा टी ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास पर भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q बाय M डेल्टा टी, तो इसका जाहिर है कि मास अगर M kg है, M इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। और जाहिर है कि ये इंथैल्पी जो हीट है तुम्हारा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ये कैसा हो गया तुम्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ये तुमको मैटर के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसके प्रॉपर्टी पर डिपेंड जरूर करता है। कॉपर का अलग होगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, वाटर का अलग होगा। तो ये तुम्हारा उसके मैटर पर डिपेंड करेगा। और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसी तरह से एक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका जैसे कि हो गया, जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा बना लेते हैं। क्वेश्चन एक देते हैं, calculate the heat required to rise the temperature of 100 gram water from 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius if
specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin. आंसर या सॉल्यूशन डेल्टा H इज इक्वल टू होता है S इज इक्वल टू Q बाय M डेल्टा T। तो Q चाहिए हमको M इंटू S इंटू डेल्टा T। तो M है तुमको 100 ग्राम, 100 बाय 1000 kg में इसको चेंज कर लिए, इंटू S का वैल्यू 4200 जूल पर kg पर केल्विन, इंटू टेम्परेचर राइज है 20 डिग्री से 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री। तो ये मैंने कहा था कि केल्विन में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 से यहाँ पर 10 से तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 42 इंटू 8 तो दैट इज 33600। तो 33600 जूल या 33.6 किलो जूल आंसर हो गया ये। तो ये तुमको देखो कैसे वाटर का निकालना था, हीट इसमें राइज किया तो स्पेसिफिक हीट पर हो गया। और यही तुमको अगर देना पड़ता इस अमाउंट ऑफ वाटर के लिए हीट कैपेसिटी अपना ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, M इंटू S हो जाएगा तुम्हारा। इसका जो यूनिट भी तुम्हारा देखोगे पर केजी में है ये, तो केजी में बदल लिए। अब इसे मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे हम लोग। तो मोलर हीट कैपेसिटी से डिफाइन हो सकता है हीट कैपेसिटी में। तो मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं इसका, मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, the amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin is called molar heat capacity of the substance, heat capacity of the substance, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये तुम्हारा जो मोलर हीट कैपेसिटी अगर C हो तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय N डेल्टा T। मोल, एक मोल के लिए डिफाइन हो जाएगा ये। तो ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये तुम्हारा यूनिट क्या हो गया इसका, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुमको देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ये एक मोल पे आ गया तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी डिफाइन हुआ। ऐसा यूनिट क्या होगा तुम्हें आसानी से बता सकते हो, इसका होगा जूल और ये पर मोल और पर केल्विन, ये तुम्हारा ऐसा यूनिट हो गया। तो ये तुम्हारा जैसे कि 18 ग्राम वाटर का होता है तो उसका 18 ग्राम तो 1 मोल हो जाएगा। बहुत जगह पे जैसे क्वेश्चन में जूल पर ग्राम में देगा, अगर हीट कैपेसिटी दिया हुआ जूल पर मोल में देगा तो यूनिट के आधार पे इसको देखोगे। अगर पर मोल में भी डिफाइन कर देता है, पर ग्राम में भी करता है, पर ग्राम का मतलब पर किलोग्राम, ऐसा यूनिट में करने के बजाय केमिस्ट्री में बहुत जगह पर ग्राम में डिफाइन कर देता है, जूल पर केजी ने करके जूल पर ग्राम में डिफाइन करता है। तो यूनिट को ठीक से देख करके उसमें भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि वाटर का लिखेगा 4200 जूल पर केजी है तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन भी हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 4.2 जूल पर ग्राम ऐसा भी लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में। जो तुम्हारे एक एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है उसमें है भी ऐसा दिया हुआ। तो ये तुम्हारा हो गया ये मोलर हीट कैपेसिटी, और ये तुम्हारा हो गया। और मोलर हीट कैपेसिटी में दो तुम्हें डिफाइन किया गया है, जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग CP और CV कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी relation between
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ब्रैकेट में Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो ये दोनों में से मोलर हीट कैपेसिटी तुमको एक यहाँ पर जो लिखे हैं, गैस के लिए जो हीट जो दिया जाता है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हीट कितना लगेगा, वो प्रोसेस वाइज डिपेंड करता है। जो गैस के लिए है कि जो तुम्हारा हर प्रेशर, जैसे हमने लिखा था डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो जो कि आपको टेम्परेचर राइज 1 केल्विन ही होना है, लेकिन वर्क डन अगर अलग अलग होगा तो हीट का वैल्यू भी अलग अलग होता है। इसलिए ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर। अब ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर आपने वर्क डन कराया है तो वो अलग हीट की जरूरत पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो उसका अलग हीट का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो चेंज होता है, चाहे गैस के लिए, चाहे मोलर हीट कैपेसिटी कहें या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहें, वो किस पर डिपेंड करता है? ये कि प्रोसेस वाइज अलग अलग हीट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्क डन डिफरेंट हो सकता है। उसमें वर्क डन के आधार पर जो है इंटरनल चेंज तो खैर कांस्टेंट होता है, वो जो भी एक जितना राइज कीजिएगा अकॉर्डिंगली 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है आपको एक सब्सटेंस के लिए। लेकिन डेल्टा W जो है वर्क डन, वो तुमको किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से इन दोनों में रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर Cv की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इक्वल्स टू QV बाय n डेल्टा T, ऐसा कर सकते हैं हम लोग एक मोल गैस के लिए। तो QV तुम्हारा जो हो गया, QV जो तुम्हारा होता है, QV को तो हम लोग डेल्टा U भी कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम को वर्क डन 0 होगा, दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा U एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा U लिख सकते हैं। तो Cv इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा U बाय n डेल्टा T। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो वर्क डन 0 होता है, और इसलिए डेल्टा Q भी इक्वल टू डेल्टा U होता है। तो इससे हम लोग डेल्टा U इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NCV डेल T। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए आप। और जबकि हम लोग Cp कहें, मोलर वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा H जो तुम्हारा हो गया QP हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पर QP बाय n डेल्टा T। और QP जो होता है तुम्हारा, ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट सप्लाई करते हैं, ये चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। तो देखो ये दो जो क्वांटिटी तुमने डिफाइन किया है, इंटरनल एनर्जी चेंज एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिफाइन है। तो ये तुम्हारा हो गया Cp इज इक्वल टू हो गया डेल्टा H बाय n डेल्टा T, ये तुम्हारा हो गया। तो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल T। और जाहिर है Q से भी हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में लेकर के इसका यूज कर सकते थे हम लोग। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 और तो आइडियल वर्क डन कर लेते हैं P फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT एट कांस्टेंट प्रेशर, P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T। तो गैस का मोल इज n इज कांस्टेंट। तो ये हो गया तुमको। अब हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सब में हमने लिख लिया। अब सबको तुरंत पुट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट क्या था? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा इज Q प्लस W एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल V, चूंकि वो एट वर्क डन जो तुम्हारा निगेटिव में हो जाएगा बाय द सिस्टम। तो ये डेल्टा U को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा U को लिख सकते हैं हम लोग NCV डेल T फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 NCP डेल्टा T, और ये होता है nR डेल्टा T फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये फ्रॉम 1 ये हो गया, ये फ्रॉम 1 है, ये फ्रॉम 1,
ये है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड ये है फ्रॉम 3। ये तीनों इक्वेशन का हमने यूज किया। तो अब तुम्हारा तीनों इक्वेशन का यूज करके तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो ये तुम्हारा एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर, या सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर जो कि गेट कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू है आर इक्वल्स टू क्या होता है तुमको 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये तुम्हारा हो गया इसका एसआई न्यूटन वैल्यू आर के बराबर। और जबकि 1 कैलोरी बराबर होता है तुमको 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल होता है कैलोरी में, दैट्स इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर मोल। इसका वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन ऐसा भी लिख सकते हो। 2 कैलोरी में ये लिखेंगे तो इसका यूनिट यही होता है। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये तुम्हारा हो गया इसका मतलब कि दोनों में रिलेशनशिप आ गया। तो ये तुम्हारा इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि है तुमको एक तुम्हें जो कि हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, तुमको अगर हीट कैपेसिटी को, ये जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है तुमको हीट कैपेसिटी को मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ हीट कैपेसिटी, जो कि हम लोग बॉम कैलोरीमीटर में करते हैं, जो कि कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी भी मेजर कर सकते हैं और हम लोग इंथैल्पी चेंज इसको भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो इंथैल्पी चेंज को हम लोग इसको मेजर करते हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं इसी लेक्चर में। मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी चेंज एंड इंट्रोपी चेंज, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड मेजरमेंट ऑफ चेंज इन इंथैल्पी। तो जो एक्सपेरिमेंट तुमको जो किया जाता है, जो कैलोरीमीटर में इसका मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं कैलोरीमीटर में करते हैं। The measurement of delta U and delta H is carried out in कैलोरीमीटर। ये एक वेसल होगा कैलोरीमीटर, जिसमें कि तुमको हम लोग उसमें कोई रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे और उसके द्वारा जो कि हीट टेम्परेचर में जो राइज होगा उसको मेजर कर लें हम लोग, तो उसके द्वारा उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज, इन सबों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसको कराया जाए तो वो डेल्टा यू को बताएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे उसको कंप्लीट कराया जाए डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर कराते हैं हम लोग, एक जैसे बॉम कैलोरीमीटर, जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं, एक बर्तन लीजिए, जैसे कि आप समझ में आ जाएगा, एक हम लोग स्टील का कैलोरीमीटर ले लेते हैं। इसमें क्या कर दें, इसमें जो भी तुमको रिएक्शन मिक्सचर है इसमें डाल दीजिए और इसको एक पूरा सब जगह पानी में रख दीजिए, इसको पानी बाथ में इसको रख दीजिए। ये स्टील का है बना हुआ, स्टील का बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं, स्टील बॉम कैलोरीमीटर। तो ये तुम्हारा है, ये वाटर में रख दिया, वाटर सब तरफ से घेरे हुए है। तो ये जो तुम्हारा होगा, इसमें अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर अगर कराएं तो यहाँ पर हीट इवॉल्व्ड अगर होता है तो ये गर्म होगा, तो धीरे धीरे जो यहाँ पर इस पानी का टेम्परेचर चेंज अगर हम लोग मेजर कर सकें, जो वाटर बाथ में, वाटर में हम लोग डुबा दिए तो ये कहीं हीट बाहर नहीं जाएगा, जो भी हीट इससे निकलेगा इस रिएक्शन के द्वारा, और ये जाहिर कि वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेरिमेंट होगा, तो ये तुमको QV को बताएगा, दैट मीन्स कि डेल्टा U को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैलोरीमीटर में जो हम लोग डालेंगे, तो ये चूंकि ये स्टील का बर्तन बना हुआ है, तो इसके वॉल्यूम में कोई हीट होने से कोई भी चीज़ कोई एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो इसमें जो इसका गैस का वॉल्यूम है वो सब एक्सपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इसका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन ये स्टील का बना हुआ है तो ये अपना हीट को क्या कर लेगा, बाहर कंडक्ट करके ये इस वाटर को गर्म करेगा या ठंडा करेगा। तो उससे इसके टेम्परेचर साइज को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे हम लोग इसे डेल्टा यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये तुम्हारा कहलाएगा डेल्टा यू तुम्हारा हो गया। अब तो डेल्टा यू तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, सी इंटू डेल्टा टी दैट्स इक्वल्स टू क्यू भी कह सकते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर पर ये होगा। तो ये तुमको इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सी। और अगर सी तुमको वाटर का, ये कैलोरीमीटर, इन सबों का अगर सी का वैल्यू पता है और टेम्परेचर राइज पता है तो डेल्टा यू निकल जाएगा। और इसको जिस यूनिट में चाहें उसको हम लोग कर सकते हैं। तो एक जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि अभी 6.6 कह सकते हैं एग्जाम्पल, वो तुमको कुछ इस तरह से है तुम्हारे क्वेश्चन में। एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6 है तुम्हारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6। इसमें है कि 1 ग्राम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में बर्न किया गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन में इसमें ग्रेफाइट को इसमें जलाया गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन को इसमें जलाया गया। तो इसमें जो है तुमको कितना इसका जो है तुमको टेम्परेचर राइज जो तुम्हारा हुआ 298 से 299 केल्विन हो गया। जो इसका वाटर का जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर 298 केल्विन से 25 डिग्री से 26 डिग्री हो गया, 298 से 299 केल्विन हो गया, 1 डिग्री का राइज हो गया इसके टेम्परेचर में। और इसका जो कैलोरीमीटर इन सबों का हीट कैपेसिटी है वो जहाँ तक मुझे याद है 20.7 किलो जूल पर मोल दिया हुआ, 27 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। तो कहता है 20.7 किलो जूल, 20.7 किलो जूल पर केल्विन इसका दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये जो तुम्हारा 1 ग्राम में तुम्हारा हो गया। तो ये देखो अब क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 1 ग्राम ग्रेफाइट बर्न्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर to rise the temperature from 298 Kelvin to 299 Kelvin, 299 Kelvin, ये 298 केल्विन से इतना हो गया। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर जो भी रखा हुआ है सारा कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर केल्विन। कैलकुलेट दी डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर ग्रेफाइट बर्निंग इन किलोजूल पर मोल में व्यक्त करें। तो जाहिर है कि क्या हुआ, ये क्वेश्चन को जरा समझें। 1 ग्राम ग्रेफाइट को जलाया तो ये C सॉलिड है प्लस O2 गैस है, इससे बना होगा तो ये CO2 गैस बना होगा। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर में तुमने इस रिएक्शन को कराया तो ये तुम्हारा इतना क्या हो गया होगा, तुम ये रिएक्शन हुआ होगा। और इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा, इसका जो इंथैल्पी चेंज अगर ये जो वाटर का इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो जाहिर है कि इस जो ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा, मतलब हीट निकला होगा। ये तुमको इसमें जलाए तो हीट इसमें इवॉल्व हुआ तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निगेटिव होगा, और इसीलिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा। ये सिस्टम का काम करा, इसका निगेटिव इंथैल्पी चेंज इसका ये सराउंडिंग का पॉजिटिव कर दिया होगा। ध्यान रहे ये तुमको रिएक्शन क्या हुआ, फिर से इस बात को समझो। रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज अगर निगेटिव होगा तभी इसका इंथैल्पी चेंज जो कि कैलोरीमीटर का है वो पॉजिटिव हुआ होगा। तो इसको हमको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जानते हैं डेल्टा क्यू भी कर दें अगर, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया जा रहा है, डेल्टा क्यू भी या क्यू भी इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। तो C तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर 20.7 किलो जूल पर केल्विन इंटू इसका हो गया 299 के माइनस 298 के, दैट्स इक्वल्स टू 20.7 किलो जूल
इतना तुम्हारा क्या हो गया, इतना तुम्हारा डेल्टा यू का वैल्यू हुआ, इतना तुम्हें किलो जूल, इतना हीट लगा, और ये किलो जूल में चला गया तुमको, और ये किलो जूल 1 ग्राम का, हेंस बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ग्रेफाइट हैज इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल्स टू -20.7 किलो जूल। और तो 1 मोल का, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल में 12 ग्राम ग्रेफाइट इक्वल्स टू -20.7 इंटू 12, ये हो गया किलो जूल, ये पर मोल में आ गया, ये माइनस में होगा, तो ये हो गया तुमको 20.7 इंटू 12 हो गया, तो 12 7 आर 2484, 20.7 या तो 12 7 आर कितना हो गया तुम्हें 84, 8 आ गया इधर, और 248.4 किलो जूल पर मोल। ये माइनस में आएगा, जाहिर है कि ये तुमको क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि इसका बढ़ा है तो इसका उतना घटा होगा। और जहाँ तक कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी क्या है, देखते हैं यहाँ पर गैस का मोल 1 - 1 ही है, तो डेल्टा यू तो है तुमको -248.4 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा एच -1 इंटू आर इंटू टी, दैट इज 0 हो गई। तो डेल्टा एच भी हो गया -248.4 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, सेम हुआ। तो ये तुम्हारा था एग्जाम्पल 6.6। ये तुमको, ये तुम्हारा इंथैल्पी चेंज हो गया तुम्हारा, और इंथैल्पी चेंज जो तुम्हारा और इंट्रोपी चेंज दोनों इसमें मेजर हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा था बॉम्ब कैलोरीमेट्री से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है अब पढ़ेंगे कि रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो तुम लोग को कोई भी जहाँ तक इसमें जो क्वेश्चन होगा तुम एक्सरसाइज में भी बना सकते हो उसके क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स में भी, किसी और बुक में भी तुमको जो है जहाँ से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। जो भी कंसेप्ट को मैंने बताया, कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या कोई एग्जाम्पल मैंने बताया, किसी क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो कहीं से, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, किसी भी टॉपिक में, तुम हमसे राइट ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस पर तुम हमसे संपर्क करके इस टॉपिक को, सारे टॉपिक को, जिसमें भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा, जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो रही है या जो तुम्हें पर्सनल डाउट भी है, तुम मेंटोर के रूप में तुम हमको चूज कर सकते हो। और तुम राइटफुल ऐप के आधार पर हमसे तुम बात भी कर सकते हो, फ़ोन पर बात करना हो या व्हाट्सएप से हो, जैसे भी तुमको है, या ईमेल से भी संपर्क कर सकते हो। तो उसमें तुम जा करके तुम देख सकते हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए नंबर भी दिया हुआ है, और तुमको जहाँ भी ज़रूरत है मेंटोर के लिए तो तुम हमसे मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का और भी जो आगे का लेक्चर होगा, या किसी और भी चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री हो या 11 हो, 12 में का सारा का नोट्स भी तुम लिख सकते हो राइटफुल ऐप पर। जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इन सबों के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।